हाय फ्रेंड्स, आप लोग हमारे राइम्स डांस एंड फन 3 in 1 चैनल पे ये ऑडियो लेक्चर सुन रहे हैं। आज मैं आपको ऑडियो लेक्चर जो बताने जा रहा हूँ वो EHI 01 का चैप्टर 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा अलग तरीके से। हम लोग क्वेश्चन से शुरू करेंगे। चैप्टर का टाइटल है साम्राज्यवाद और उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव। तो पहले हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है इस चैप्टर से, और उस क्वेश्चन का आंसर हमें पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनेगा, क्वेश्चन है उपनिवेशवाद को समझाने में प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के योगदान पर अपने विचार लिखिए। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा औपचारिक साम्राज्यवाद तथा अनौपचारिक साम्राज्यवाद शब्द से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए कि ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको ये जो अभी मैं लेक्चर कवर करने जा रहा हूँ उसमें आपको मिलने वाला है। तो मैं शुरू करता हूँ कि क्या है एक्चुअली। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दृष्टिकोण में पहले बता देता हूँ। यूरोपीय दृष्टिकोण और भारतीय दृष्टिकोण क्या क्या थे, और जो वहाँ के विद्वान थे उन्होंने क्या क्या कहा है। तो पहले हम यूरोपीय दृष्टिकोण देख लेते हैं कि यूरोपीय दृष्टिकोण में क्या बताया गया है। उपनिवेशवाद के संदर्भ में यूरोपियन विद्वानों के साथ ही भारतीय विद्वानों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण करेंगे। मार्क्सवाद से बहुत अलग हॉब्सन रीतिबद्ध ब्रिटिश लेबर पार्टी का एक विद्वान था, जिसने औपनिवेशिक साम्राज्य निर्माण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसका प्रमुख कार्य इंपीरियलिज्म 1902 में प्रकाशित हुआ था। उसका विचार था कि पूंजीवाद का विस्तार या साम्राज्यवाद में परिवर्तित होना एक नियति है। उसने बताया कि पूंजीवाद प्रणाली का अर्थ है आय का बहुत अधिक असमान वितरण। पूंजीवादियों के हाथ में लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा पहुंच जाता है और श्रमिकों की मजदूरी बहुत कम होती है। इस प्रकार कामगारों की इतनी बड़ी संख्या में आय का स्तर बहुत कम रहता है। इसका परिणाम क्या होता है? कम खपत के कारण सभी औद्योगिक उत्पाद जिनका उत्पादन किया जाता है वे देश के भीतर नहीं बेचे जा सकते, क्योंकि वहाँ कोई खरीदार ही नहीं है। उन परिस्थितियों में पूंजीवादी क्या करें? वह कोशिश करता है कि इस अतिरिक्त उत्पाद को, जिसे देश के बाज़ारों में नहीं बेचा जा सकता है, उसे विदेशी बाज़ारों में बेचा जाए। यदि सभी पूंजीवादी देश इस नीति को अपनाने लगे तो उपनिवेश के रूप में विजित बाजार तथा विजित बाजारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष होगा। इस प्रकार हॉब्सन के अनुसार औपनिवेशिक विस्तार और विभिन्न देशों के पूंजीपतियों के बीच संघर्ष पूंजीवादी प्रणाली का अवश्यंभावी परिणाम था। आगे उपरोक्त कम खपत की बाधा के कारण लंबे समय के लिए पूंजीपति के लिए पूंजी निवेश के अवसर सीमित हो जाते हैं। दूसरी ओर आय बढ़ती जाती है और बचत निवेश होने का इंतज़ार करती रहती है। यह वह है जिसे हॉब्सन ने अतिरिक्त बचत कहा है, जो पूंजीपति को औपनिवेशिक विस्तार के लिए उकसाती है। उपनिवेशों की प्राप्ति से अतिरिक्त पूंजी का निवेश संभव है। संक्षेप में, कम खपत और अतिरिक्त बचत के हॉब्सन के सिद्धांत यही बताते हैं कि औपनिवेशिक विस्तार या साम्राज्यवाद पूंजीवादी प्रणाली का तार्किक परिणाम है। हॉब्सन की पुस्तक के प्रकाशन के 8 वर्ष बाद रुडोल्फ हिल्फर्डिंग के वित्तीय पूंजीवाद पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण विश्लेषण 1910 में प्रकाशित किया। एक सामाजिक लोकतंत्रवादी, एक प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री और कुछ समय के लिए जर्मनी के वित्त मंत्री हिल्फर्डिंग को हिटलर और नाजीवाद के उदय के साथ
भागकर पेरिस में शरण लेनी पड़ी थी और जब जर्मनी सेना द्वारा पेरिस पर कब्जा कर लिया गया था तब हिलफर्डिंग को पकड़कर मार डाला गया। मध्य यूरोपीय समाजवादी आंदोलन के इस साहसी नेता को पूंजीवाद के अंतिम दौर के गहन विश्लेषण के लिए जाना जाता है। हिलफर्डिंग ने बताया कि इसके अंतिम दौर में पूंजीवाद बड़े बड़े बैंकों और वित्तीय संसाधनों के दबाव में रहता है, जो इजारेदार औद्योगिक व्यावसायिक घरानों के साथ मिलकर काम करते हैं। वित्तीय पूंजीवाद के इस विश्लेषण को वी.आई. लेनिन ने अपनी पुस्तिका साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम व्यवस्था 1916 में और बढ़ाया है। पूंजी के संचय और साम्राज्यवादी विस्तार की विभिन्न अवस्थाओं पर 1913 में रोजा लक्जेमबर्ग ने अपनी पुस्तक का प्रकाशन किया। यूरोपीय समाजवादी आंदोलन में उसने राजनैतिक और सैद्धांतिक स्तर पर एक विशेष छाप छोड़ी और वह नाजियों के शिकार होने तक इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। जहाँ तक लेनिन का सवाल है, यहाँ यही कहा जा सकता है कि उसने साम्राज्यवाद पुस्तिका इसलिए लिखी ताकि वह विश्व युद्ध की ओर ले जाने वाले पूंजीवादी तंत्र को बेनकाब कर सके। उसका अंतिम उद्देश्य यही था कि वह रूसी जनता को युद्ध में जाने से बचा सके, जो पश्चिमी यूरोप के वित्तीय इजारेदारों के हित संघर्ष के कारण शुरू हुआ था। वह विवादी लेखन का एक बहुत सफल हिस्सा है जिसने मार्क्सवादी इतिहास लेखन को गहरे तरह प्रभावित किया। अभी हम देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। हॉब्सन, हिलफर्डिंग और लेनिन द्वारा विकसित साम्राज्यवाद की इस आलोचना से अलग भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारत पर औपनिवेशिक आर्थिक प्रभाव की तीखी और प्रभावशाली आलोचना पर विद्वत्तापूर्ण लेखन किया। दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे और रोमेश दत्त तथा कई लोगों ने अपने लेखन द्वारा, जिन्होंने राष्ट्रवादी आर्थिक विचारधारा का विकास किया, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत के विशिष्ट अनुभव पर प्रकाश डालते हुए उनका विश्लेषण किया। इस विश्लेषण के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। पहला, नौरोजी और दत्त के लेखन में संपत्ति दोहन अर्थात धन की निकासी के विचारों को विकसित किया गया है। उनके लिए इसका अर्थ था संपत्ति का स्थानांतरण। 18वीं शताब्दी से ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लूट खसोट और गैर कानूनी फ़ायदों के रूप में तथा गृह शुल्कों यानी इंग्लैंड में भारत की सरकार का खर्च मुख्यतः भारतीय जनता से विभिन्न करों के रूप में प्राप्त धन से किया जाता था और अंततः निजी खातों के भारत से इंग्लैंड में पूंजी स्थानांतरण, लाभ और ब्याज आदि के रूप में। राष्ट्रवादी विचारकों ने बतलाया कि किस तरह इन विभिन्न रूपों में पूंजी या संपत्ति दोहन के कारण इस देश की दशा कमज़ोर हुई और भारत तथा इंग्लैंड के बीच आर्थिक अंतर में वृद्धि हुई, जो संपत्ति दोहन की एक नीति थी। दूसरा, उन्होंने यह भी बताया कि कैसे ब्रिटिश शासन ने भारत के लघु उद्योगों की तहस नहस किया। इस प्रकार को आजकल अनौद्योगिकीकरण के नाम से जाना जाता है। तीसरा, राष्ट्रवादियों का तर्क था कि मुक्त व्यापार तथा अहस्तक्षेप के विचार ने शुल्क तथा औद्योगिक नीतियों का निर्धारण किया, जिसके कारण ब्रिटिश भारत में औद्योगिक विकास की संभावनाओं का खात्मा हो गया। परिणाम स्वरूप भारत औद्योगिक इंग्लैंड के लिए कृषि भूमि बन गया, यानी इंग्लैंड से औद्योगिक आपूर्ति पर पूर्णतया निर्भर खाद्यान्न तथा कच्चे माल का एक स्रोत। चौथा, कृषि में करों की दर की आर.सी. दत्त ने खूब आलोचना की है। उनके अनुसार खासकर उन क्षेत्रों में जहां समय समय पर स्थायी भूमि व्यवस्था थी पर भूमि राजस्व का भार बहुत अधिक था,
उनके विचार से ब्रिटिश भारत में समय समय पर उभरने वाली भूखमरी का यह कारण था। ग्रामीण क्षेत्रों से राजस्व एकत्र करने वाली मशीनरी द्वारा संपत्ति का शोषण किया गया, जिसके कारण आर्थिक स्तर पर खेती में इतनी अनिश्चितता हो गई कि किसान बरसात न होने तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण उभर नहीं पाता था। पांचवा और अंत में, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के राष्ट्रवादी विश्लेषण का प्रमुख हिस्सा सरकार की सेना, पुलिस तथा अन्य विभागों में होने वाले खर्च की आलोचना है। यह खर्च इतना अधिक था कि विकास में लगने वाले पूंजी निवेश को नकार दिया गया। उदाहरण के लिए सिंचाई कार्यों में इतने कम खर्च का प्रावधान था, जिसे ब्रिटिश इंडिया आर्मी और रेलवे के उदार खर्च को सामने रखकर साफ साफ समझा जा सकता है। उपरोक्त मुद्दों पर हम बाद में विचार करेंगे। फिलहाल इस पर ध्यान दिया जाए कि इन दोनों विचारधाराओं, यूरोपीय समाजवादी साथ ही भारतीय राष्ट्रवादी की आलोचना का बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप में वित्तीय पूंजीवाद तथा औद्योगिक पूंजीवाद की स्थिति से उपनिवेशवाद के दौर को जोड़ता है। आगे यह भी देखा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रवादी आलोचना स्वभावतः औपचारिक साम्राज्यवाद की चारित्रिक विशेषताओं की ओर इशारा करती है। औपचारिक साम्राज्यवाद यानी ब्रिटिश साम्राज्यवादी ताकत के अंतर्गत उपनिवेश में औपचारिक राजनीतिक अधीनस्थीकरण के अंतर्गत भारत में देखा गया साम्राज्यवाद। हॉब्सन, हिल, फर्डिंग आदि ने साम्राज्यवाद का एक सामान्य तरीके के अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने अनौपचारिक साम्राज्यवाद को ध्यान में रखा, जिसमें उपनिवेश का राजनीतिक आधुनिकीकरण भले ही न हुआ हो, लेकिन महानगरीय औपनिवेशिक संबंधों में आर्थिक उपनिवेशवाद की चारित्रिक विशेषताएं दिखाई गई हैं। उदाहरण के लिए चीन और लातीनी अमेरिकी देश। अंत में हम यह भी देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवादियों नौरोजी, रानाडे और आरसी दत्त द्वारा विकसित की गई पद्धति से बिल्कुल अलग हॉब्सनकारी या लेनिनवादी पद्धति ने उपनिवेशवाद को पूंजीवादी व्यवस्था से जोड़ा। हॉब्सन तथा अन्य विद्वानों के लिए औपनिवेशिक शोषण पूंजीवाद का एक प्राकृतिक तर्कपूर्ण उत्पादन था, जैसा यूरोप में दिखाई दिया। केवल इसलिए नहीं कि गलत नीतियों के कारण ऐसा हुआ। संपूर्ण रूप में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद की आलोचना प्रभावित जनता के लिए तथा जन चेतना जगाने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हुई। बाद में जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्रवादी प्रवक्ताओं ने मार्क्सवादी, हॉब्सनवादी तथा लेनिनवादी पद्धतियों के कुछ तत्वों को अपनाकर साम्राज्यवाद को समझने की इस प्रक्रिया को और मजबूत तथा विकसित किया। इस लेक्चर में आपका एक क्वेश्चन कवर हो जा रहा है। दूसरे क्वेश्चन के लिए ये लेक्चर आपको सुनना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन था औपचारिक साम्राज्यवाद तथा अनौपचारिक साम्राज्यवाद। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। उपनिवेशवाद के प्रभाव। उपनिवेशवाद की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस अवस्थाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित किया। औपनिवेशिक नीतियों के कारण शिल्पकार, कृषक, कामगार, व्यापारी यानी भारतीय समाज के लगभग सभी तबके प्रभावित हुए थे। इस खंड में हम उपनिवेशवाद के आर्थिक प्रभाव जानने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, अनौद्योगिकरण। इस देश में पारंपरिक भारतीय उद्योगों का खात्मा उपनिवेशवाद के प्रारंभिक परिणामों में से एक था, जिसे देखा और लिखा गया। यद्यपि यह बात इंग्लैंड में आधुनिक कारखानों उद्योगों के विकास, भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश की शुरुआत से जुड़ी हुई है, फिर भी हम 18वीं शताब्दी से इस बात को समझना चाहेंगे
जब वाणिज्य में भारतीय उद्योगों के उत्पाद की कीमत ऊंची मानी जाती थी, व्यावसायिक पूंजीवाद के उस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ का स्रोत भारतीय औद्योगिक उत्पादों का भारत में लागत मूल्य तथा इंग्लैंड में विक्रय मूल्य का अंतर था, जैसे सूती और सिल्क वस्त्र। यह मूल्य अंतर, जिसे हम अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का लाभ दर कह सकते हैं, ज़्यादा बढ़ाया जा सकता था। यदि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खरीदे गए उत्पाद का भारतीय लागत मूल्य भारतीय शिल्पकारों को कम दिया जाए, जब तक भारतीय बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा थी, यानी जब तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी फ्रांसीसी डच ईस्ट इंडिया कंपनियों के साथ साथ भारतीय तथा एशियाई मूल के व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहेगी, भारतीय शिल्पकार अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य प्राप्त करने की अवस्था में रहेंगे। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अंग्रेज़ों ने अपने प्रमुख प्रतिस्पर्धियों, विशेषकर फ्रांसीसी और डच को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। इसके अलावा अपनी सैनिक ताकत के चलते और कुछ क्षेत्रों में, उदाहरण के लिए 1765 में, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियंत्रण के कारण बंगाल में उन्हें बाजार में एकाधिकार जमाने या इजारेदार बनने में मदद की। इंग्लैंड कंपनी तथा उसके कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत खरीदारी मिलाकर इतनी हो जाती थी कि वह बंगाल में अच्छी किस्म के वस्त्रों का एक बहुत बड़ा हिस्सा खरीद लेते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक इजारेदार अपने लाभ के लिए बाजार को प्रभावित कर सकता है। 18वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों तक अंग्रेज व्यापारियों को यह लाभ था कि जिसके चलते इस देश के शिल्पकारों को दिया जाने वाला मूल्य उन्होंने कम कर दिया, जिससे यूरोपीय बाज़ारों में इस माल की बिक्री का लाभ बहुत अधिक बढ़ गया। भारतीय शिल्पकारों के इस अतिरिक्त शोषण ने उनकी आय का स्तर बहुत नीचा करके हस्तशिल्प उद्योगों के प्रभुत्व अधिकार को ही कमज़ोर कर दिया। उसने उद्योगों में पूंजी निवेश तथा उसके तकनीकी विकास के लिए संसाधनों को जोड़ने की संभावनाओं को ही नष्ट कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में इंग्लैंड में पूंजी जमाव और एक तकनीक क्रांति हुई थी। इस तकनीकी क्रांति ने सबसे पहले यूरोप के बाज़ारों से भारतीय शिल्पकारों को एकदम हटा दिया, क्योंकि नए अंग्रेजी कारखानों में बड़ी मात्रा में उत्पादनों के कारण भारतीय शिल्पकारों के लिए यह संभव नहीं था कि वे कारखाना उत्पाद से प्रतियोगिता कर सकें। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से देश औद्योगिक निर्यात, सूती वस्त्र आदि का निर्यात धीरे धीरे कम होने लगा और जल्द ही बंद हो गया। कुछ और चीज़ें जैसे नील और परिष्कृत सिल्क का निर्यात होता रहा। यद्यपि सन 1813 से ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि निजी संस्थान निर्यात का काम करने लगे थे। विदेशी कारखानों ने न सिर्फ भारतीय शिल्पकारों से निर्यात बाजार ही छीना, बल्कि घरेलू बाजारों को भी आयातित उत्पादों से भर दिया। इस प्रकार को अनौद्योगीकरण कहा गया, क्योंकि यह औद्योगिकरण की प्रक्रिया से बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर हम 19वीं शताब्दी में भारत में अनौद्योगीकरण के प्रश्न पर हुए विवाद की ओर ध्यान देंगे। रमेश चंद्र दत्त और मदन मोहन मालवीय ने भारतीय औद्योगिक आयोग को लिखे विरोध पत्र में अपना पक्ष साबित करने के लिए आयात के आंकड़ों का उपयोग किया था। उन्होंने दर्शाया, उदाहरण के लिए, कि सन 1860 में आयातित मैनचेस्टर कपड़ों का मूल्य 96 लाख स्टर्लिंग था, जो सन 1900 में बढ़कर 27 करोड़ स्टर्लिंग हो गया। हाल ही में कुछ लेखकों, विशेषकर मॉरिस डेविड मॉरिस, ने तर्क दिया कि यह प्रमाण निर्णायक नहीं है। उन्होंने बताया कि पैक्स ब्रिटेनिका के अंतर्गत जनसंख्या बढ़ गई थी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई थी, खपत की आदतों में परिवर्तन के कारण वस्तु की बिक्री बढ़ गई थी। इसलिए भारतीयों के लिए यह संभव था कि देसी शिल्पकारों के लिए बाज़ारों को अप्रभावित छोड़कर वे विदेशी वस्त्र खरीद सकें। संक्षेप में मॉरिस का तर्क यह था कि बाज़ारों की क्षमता इतनी बढ़ गई थी कि वे मैनचेस्टर तथा भारतीय करघा उत्पादों दोनों को शामिल कर सके। मॉरिस इसी बात पर कायम है कि मैनचेस्टर वस्त्रों ने देसी बुनकरों के वस्त्रों को हटाया नहीं था। मॉरिस का यह विचार स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने 19वीं शताब्दी में जनसंख्या तथा प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि का कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। अनौद्योगीकरण की धारणा को बल देने वाले बहुत सारे तथ्यों को आधुनिक आर्थिक इतिहासकारों जैसे शरद राजू, एन.के. सिन्हा, ए.वी. रामन राव, आर.डी. चौकसे और ए.के. बागची आदि ने प्रस्तुत किया है। प्रारंभिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों के पास आधुनिक आर्थिक इतिहासकारों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले स्रोतों का भंडार तथा शोध पद्धतियों नहीं थी, फिर भी अनौद्योगीकरण के उनके निष्कर्ष को बाद के शोधकर्ताओं ने पुष्ट किया। बागची के अनुमान के अनुसार दोआब में औद्योगिक पतन को कुछ विशुद्धता के साथ नापा जा सकता है।
उद्योगों पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या 1809 से 13 से जनगणना वर्ष 1901 तक घटकर आधी रह गई थी। यह सिद्ध हो चुका है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तथा अनौद्योगिकरण की प्रक्रिया लगातार चल रही थी। क्या 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में नई औद्योगिक गतिविधियों से सामंजस्य बनाए रखा? डेनियल थॉरर ने एक विवादास्पद धारणा प्रस्तुत की। सन 1881 के बाद से उपलब्ध जनगणना के आंकड़े यह नहीं बताते हैं कि सन 1881 से सन 1931 तक अनौद्योगिकरण प्रगति पर था। पहली दृष्टि में जनगणना के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कृषि में पुरुष कार्य शक्ति 1881 के 65% की तुलना में बढ़कर 1931 में 72% हो गई, जबकि सन 1881 में औद्योगिक पतन का अनुपात 16% से 1931 में 9% रहा। लेकिन थॉर्नर का मानना है कि यह श्रेणीकरण भ्रांतिपूर्ण था और कृषि कार्य शक्ति को दूसरी श्रेणियों सामान्य श्रमिक और इसी तरह के अन्य श्रमिकों से मिला देने पर व्यापार के साथ औद्योगिक कार्य शक्ति में वृद्धि होती है। यदि इसे मान लिया जाए तो पूरा दृश्य बदला हुआ दिखाई देता है। प्राथमिक क्षेत्र में संयोजित श्रेणियों की वृद्धि बहुत कम दिखाई देती है। 1881 और 1931 में 2% वृद्धि, इसी तरह उद्योग तथा व्यवसाय दोनों को मिलाकर गिरावट भी बहुत कम है। 1881 से 1931 में केवल 3% गिरावट। आगे थॉर्नर महिला श्रम शक्ति से संबंधित आंकड़ों को भी इस आधार पर गलत बताते हैं कि जनगणना अधिकारियों के विचार में जो आंकड़े एकत्रित किए गए वे सही नहीं थे, और इस प्रकार थॉर्नर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 1881 से 1931 की जनगणना अनौद्योगिकरण का कोई समुचित आधार प्रस्तुत नहीं करती है। थॉर्नर की धारणा के विरोध में एक सर्वविदित तथ्य यह है कि अनौद्योगिकरण की प्रक्रिया ने जनगणना के कार्य के पहले ही बहुत नुकसान कर दिया था। पहली विश्वसनीय जनगणना 1881 की मानी जाती है, इतना तो थॉर्नर स्वयं ही मानते हैं। दूसरी यह कि महिलाओं के रोजगार से संबंधित आंकड़ों को नकारने में वे शायद गलत हैं। यह आंकड़े दर्शाता है कि 1881 से 1931 के दौरान कृषि में रोजगार 13% बढ़ा, वहीं औद्योगिक बाजार में 9% की गिरावट आई। भारतीय सामाजिक संदर्भ में महिलाओं को रोजगार बहुत महत्वपूर्ण है, और यह शायद इस कारण हुआ कि शिल्पकारी के व्यापार में पतन होने के कारण घरेलू महिलाओं ने शिल्पकार परिवारों के पुरुषों से पहले ही औद्योगिक कार्य छोड़ दिया। घरेलू कामकाज या कृषि श्रम के लिए इसके ऊपर सवाल यह है कि कार्यशक्ति के क्षेत्रीय वितरण को औद्योगिकीकरण का कितना विश्वसनीय सूचक माना जाए। निर्णायक सूचक प्रति व्यक्ति उत्पादकता और राष्ट्रीय उत्पादक की तुलना में उसका मूल्य है, यानी राष्ट्रीय आय का अनुपात। थॉर्नर के दिए गए तर्कों के प्रति जयकृष्ण मूर्ति इसी धरातल पर जनसांख्यिकीय आंकड़ों के उपयोग पर शंका करते हुए उस प्रश्न का जवाब देते हैं कि क्या अनौद्योगिकरण था, और अंत में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण विचारधारा साम्राज्यवादी समर्थकों की थी, जो यह तो मानते थे कि भारत का अनौद्योगिकरण हुआ है, लेकिन साथ ही इस बात का भी तर्क देते हैं कि कृषिगत वस्तुओं के उत्पादन में उपनिवेश ने विशेषता हासिल कर ली, इसलिए यह भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए अच्छा था। जैसा कि 1911 में लॉर्ड जॉन मेनार्ड किस ने लिखा है कि भारत का औद्योगिकरण न तो संभव था और न ही आवश्यक। वास्तव में भारत कृषि उत्पादों का पश्चिम से आयातित औद्योगिक वस्तुओं के साथ आदान प्रदान कर ज़्यादा समृद्धि हासिल कर सकता था। यह विचार तुलनात्मक लाभ और श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन के पारंपरिक सिद्धांत की ओर ले जाता है। औद्योगिकृत समाजवादी देश के लिए भारत जैसे उपनिवेशों को कृषि भूमि बनाने में मदद करता है। राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने इस विचार को परास्त किया और स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक कार्यक्रम में भारतीय औद्योगिकरण के आर्थिक कार्यक्रम को स्थापित किया। औपनिवेशिक भारत में अकाल। यदि उपनिवेशवाद का अर्थ है पुराने उद्योगों का विनाश, तो क्या इसे कृषिगत उत्पादन में वृद्धि माने? इसका उत्तर संभवतः नकारात्मक ही निकले। जब हम 1898 से 1947 तक की अनाज के प्रति व्यक्ति और प्रति एकड़ उत्पादकता को देखते हैं तो निश्चित रूप से इनका उत्तर नकारात्मक होता है। जहाँ तक
प्रारंभिक 50 वर्षों की बात है। बार बार पड़ने वाले अकाल, भूखमरी अपनी कहानी स्वयं कहते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य से पड़ने वाले कई अकालों ने भारत की अवस्था दयनीय बना दी। निम्नलिखित आंकड़ों में हमने विभिन्न अकालों को दर्शाया है, जिसे अंग्रेजी सरकार ने भी स्वीकार किया। 1853 से 55 बम्बई मद्रास राजपूताना, 1860 से 61 पंजाब कच्छ राजपूताना उत्तर प्रदेश, 1862 दक्कन, 1866 से 67 बिहार उड़ीसा उत्तरी मद्रास हैदराबाद मैसूर, 1868 से 70 मध्य प्रांत राजस्थान बम्बई बंगाल के कुछ क्षेत्र बिहार, 1876 से 78 उत्तर प्रदेश बम्बई मैसूर हैदराबाद मद्रास, 1880 से 89 बिहार उड़ीसा, 1896 से 97 मध्य प्रांत राजपूताना बम्बई गुजरात, 1905 से 6 बम्बई, 1906 से 7 बिहार, 1907-8 उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत। इन आंकड़ों में कुछ देशी राज्यों का समावेश किया गया है और उन क्षेत्रों के नामकरण में देते हुए इनमें बदलाव के कारण कुछ जगह यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वर्तमान राज्यों के नाम का उल्लेख किया गया है। एक आधिकारिक अनुमान के अनुसार इन अकालों में 1,52,00,000 व्यक्तियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा और 29.7 करोड़ लोग इन विभिन्न अकालों से प्रभावित रहे। यह बड़ी संख्या इस बात का द्योतक है कि लगातार संकट की अवस्था बनी रही। निश्चित रूप से इसका तत्कालिक कारण सूखा और फसल की बर्बादी रहा, लेकिन इसकी जड़ें वहाँ हैं जिसे खेती और उत्पादन की सामान्य दर कहा जाता है। कृषि तकनीक में स्थिरता, प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने में निवेश की असफलता, राजस्व दलालों द्वारा कृषि योग्य स्रोतों का दहन और महाजन तथा कृषि वस्तुओं के व्यापारी भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू थे। सिंचाई एवं अन्य विकासशील निवेशों में सरकार का अत्यल्प निवेश और 1920 के बाद से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भी औपनिवेशिक कृषक नियमित बनाने में जिम्मेदार रही। खाद्यान्न आपूर्ति के मामले में सामान्य अवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक भारत में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता है। इस संदर्भ में 1901 से 1943 तक की अवधि के 3 आकलन हमारे पास उपलब्ध है। ब्रिटिश भारत के लिए इन वर्षों में जॉर्ज ब्लिन के अनुमान या आकलन के अनुसार प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 0.23 टन से घटकर 0.16 टन रह गई। शिव सुब्रमण्यम के अनुमान के अनुसार संपूर्ण अविभाजित भारत में यह गिरावट 0.2 टन से 0.14 तक हुई। एलन हेस्टन के अनुसार यह गिरावट 0.17 टन से 0.16 टन 1901 से 1946 तक रही। इस प्रकार ये सारे आकलन यह दर्शाते हैं कि खाद्यान्न आपूर्ति में ब्रिटिश प्रशासन के 50 वर्षों में गिरावट आई। हालांकि ये आंकड़े एक दूसरे से अलग हैं। कृषि का व्यावसायीकरण, जैसा कि हम देख चुके हैं कि खाद्यान्न उत्पादन में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन यह बात कुछ तथाकथित नकद फसलों के लिए सही नहीं थी। गैर खाद्य फसलों को कुल और प्रति व्यक्ति उत्पादन दोनों ही बढ़े और यह मुख्यतः मांग में बढ़ोतरी तथा बाहरी एवं घरेलू बाजारों में कीमतें बढ़ने के कारण हुआ। इस प्रकार की सबसे अधिक नाटकीय बढ़ोतरी 1860 के आरंभिक वर्षों में कपास की उछाल में देखी जा सकती है, जो हमारा विशेष ध्यान खींचती है। अब्राहम लिंकन द्वारा काले दासों की मुक्ति और अमेरिका में लगातार गृह युद्ध के कारण 1860-64 के दौरान कपास की विश्व आपूर्ति में भारी गंभीर गिरावट आई। इसके कारण भारत से निर्यातित कपास के मूल्य में वृद्धि हुई और भारत में कपास की खेती बढ़ी। कपास की इस उछाल ने कपास उगाने वाले क्षेत्र के भारतीय कृषकों को विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के क्षेत्र में ला दिया। कपास की उस उछाल के कारण बम्बई के महत्वपूर्ण निर्यात घरानों, बड़े शहरों के थोक व्यापारियों, कपास निर्यात व्यापार के दलालों तथा अन्य व्यक्तियों से लेकर गांव के महाजन, जो कृषक को कपास की खेती के लिए अग्रिम धन भी देता था, गांव के महाजन के स्तर तक सभी लोगों ने भरपूर लाभ उठाया। इस लाभ के साथ ही पहले से ही अन्य व्यावसायिक फसलों जैसे अफीम, नील के लाभ के कारण सारी पूंजी चंद भारतीय व्यापारियों के हाथों में सिमट कर रह गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कपास की इस उछाल ने भारत को औद्योगिकृत
पश्चिम की कृषिगत वस्तुओं तथा कच्चे माल की ज़रूरतों के आपूर्तिकर्ता का स्थान दे दिया। इससे अनौद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। कृषि में उपनिवेश का विशिष्टीकरण की भूमिका तथा पश्चिम में औद्योगिकृत देश, इन्हें श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन के समकालीन सिद्धांत में साफ साफ दर्शाया गया है। यह सिर्फ भारत और इंग्लैंड में ही नहीं पाया गया, बल्कि औद्योगिक पूंजीवाद साम्राज्यवाद की अवस्था में अन्य उपनिवेशों तथा महानगरीय क्षेत्रों में भी पाया गया। कृषि उत्पादन के आंकड़े जहां गैर खाद्य उत्पाद में वृद्धि दिखाते हैं, वहीं खाद्यान्न उत्पादन में एकदम विपरीत स्थिति दिखाई पड़ती है। जहां 1891 से 1947 के बीच जनसंख्या के प्रति वर्ष 0.67% की वृद्धि दिखाई देती है, वहीं कुल खाद्यान्न उत्पादन केवल 0.11% दिखाई देती है। इस अवस्था में प्रति एकड़ प्रति वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में 0.18% की गिरावट भी दिखाई पड़ती है। दूसरी ओर बाजार में बढ़ती हुई मांग तथा बढ़ती हुई कीमतों के कारण उच्च व्यावसायिक गैर खाद्य फसलों के उत्पादन में 0.86% प्रति वर्ष और उनके कुल उत्पादन में 1.31% प्रति वर्ष की वृद्धि दिखाई पड़ती है। गैर खाद्य फसलों में प्रारंभिक तौर पर कपास और जूट है, लेकिन साथ ही तंबाकू, गन्ना, तिलहन आदि शामिल हैं। व्यावसायीकरण का ग्रामीण समाज पर प्रभाव। कृषि के व्यावसायीकरण ने व्यापारिक पूंजी और सूदखोरी को जन्म दिया और ग्रामीण समाज में कृषकों के बीच के अंतर को और अधिक बढ़ाया। सामान्य किसान को उधार के लिए महाजन पर निर्भरता बढ़ती गई। यह धन उसे फसलों की खरीदारी मंदी के मौसम में जीविकोपार्जन के लिए कर्ज के रूप में लेना पड़ा। जैसे जैसे व्यावसायीकरण बढ़ता गया, भू राजस्व के भुगतान के लिए भी देनदार व्यापारी नकद आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे और महाजन आयातित औद्योगिक उपभोक्ता वस्तुओं, विशेष रूप से मैनचेस्टर वस्तुओं का ग्रामीण बाजारों में एक प्रमुख एजेंट बनकर उभरा। जब गरीब खेतिहर बाजार के लिए फसलें उगा रहे थे, वस्तुतः उस समय वे देनदार या महाजन के हाथों गिरवी हो चुके थे। खेतिहरों का थोड़ा संपन्न वर्ग तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र था। ये लोग अपने सामानों का भंडारण कर सकते थे और कटाई के बाद भरे हुए बाज़ारों में बेहतर कीमतों का इंतज़ार भी कर रहे थे। ये लोग अपनी उपज को बाज़ार तक ले जाकर महाजन और दलालों द्वारा गांव में दी जाने वाली कीमत से ज़्यादा कीमत पर बेच सकते थे। इसके अलावा वे इस बात का भी निर्णय कर सकते थे कि कौन सी फसल उगाई जाए, जबकि गरीब खेतिहर वही फसल उगाने पर मजबूर था जो महाजन चाहता था। कुछ क्षेत्रों में ये संपन्न किसान स्वयं ही गरीब किसानों के महाजन बन बैठे और इस प्रकार विभेदीकरण या विशिष्टीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई। विशिष्टीकरण की इस प्रक्रिया और पैसों के लेन देन के इस व्यापार के चलते बड़ी संख्या में खेतिहरों की ज़मीन छीन गई और गैर कृषिकरण की प्रक्रिया के कारण वे भूमिहीन श्रमिकों में परिवर्तित हो गए। यहाँ इस बात पर ज़रूर ध्यान दिया जाए कि औपनिवेशिक अवधि के पहले भी भूमिहीन श्रमिक अस्तित्व में थे। विशेषकर दक्षिण भारत में कुछ जातियों के लोग बड़ी संख्या में दास थे। गैर कृषिकरण की इस आर्थिक प्रक्रिया और भूमिहीन श्रमिकों की यह बड़ी संख्या औपनिवेशिक काल की एक प्रमुख विशेषता के रूप में उभर कर सामने आई। 1931 की जनगणना में ग्रामीणों की सामाजिक दशा का जो चित्र सामने आता है, इस पिरामिड में सबसे नीचे भूमिहीन कृषि श्रमिक बंधुआ श्रमिकों को मिलाकर है, जो खेतिहरों का 37.8% है। इसके ऊपर 5 एकड़ से भी कम जमीन वाले छोटे किसान 9% तथा पट्टेदार और बटाईदार 24.3% है। दूसरी ऊपरी सतह पर थोड़ी बेहतर स्थिति वाले किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ से अधिक ज़मीन है। ये कुल 25 से 30% है और इस पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से में वे लोग हैं जो खुद खेती नहीं करते हैं लेकिन लगान या किराया वसूल करते हैं। ये कुल खेतिहर का मात्र 3.6% है। सबसे बुरी हालत बंधुआ मजदूर की थी। इसे नीचे दिए गए त्रिभुजाकार आरेख से भी समझा जा सकता है।
सबसे बड़ी बुरी हालत बंधुआ मजदूर की थी, जो अपने मालिक के लिए जीवन भर और कभी कभी पीढ़ी दर पीढ़ी काम करता रहता था। इस वर्ग की स्थिति में सुधार के प्रयास तथा पट्टेदारी के विषय में इकाई 29 खंड 5 बाद में चर्चा की जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है, मॉरिस और डेनियल थॉर्नर किस आधार पर अनौद्योगिकरण की धारणा से इनकार करते हैं? क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं? ये क्वेश्चन का जवाब आपको ऊपर वाले लेक्चर से मिल जाएगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आधुनिक उद्योग और भारतीय पूंजीपति वर्ग, ये हम आपको नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस लेक्चर को मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे ज़रूर दें, हम आपके सुझाव को गौर करेंगे और इस चैनल पे थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके आपकी बातों को आपके सामने लेकर आएंगे। Thanks for listening this audio. Please like, share and subscribe Rhymes Dance and Fun 3 in 1. जय हिंद।